क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। बट ये जो टॉपिक आपका है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसके लिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन गैमेटोजेनेसिस, देन नेचुरल साइकिल, ये सारे टॉपिक आपके प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक के डायग्राम भी साथ में आपके प्रिपेयर होना चाहिए, तभी ये फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक बार एनसीईआरटी में दिए हुए डायग्राम को एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा डायग्राम आपको जानना ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। आपके सामने यहाँ पे डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका आइडिया होना चाहिए। इसमें स्पेशली आपका फ्लैपियन ट्यूब जो है, फ्लैपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, इसके पार्ट्स आपको पता होना चाहिए और इसके पोजीशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन कुछ अदर पार्ट्स जैसे कि आपका यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको इस पूरे डायग्राम का अच्छे से आइडिया होना चाहिए अगर आपको फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक समझना है। ठीक है, देन इसके बाद से आपको आइडिया होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं आपको बता दूं कि जब आप डिस्कस करेंगे सेकेंडरी oocytes, ठीक है, सेकेंडरी oocyte और ओवम का जो कन्वर्जन है, यहाँ से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आज के टॉपिक में मिलेगा। ठीक है ना, और देन स्पर्म का भी आइडिया होना चाहिए। स्पर्म का डायग्राम मैंने आपको बताया था, स्पर्म का ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये एक्रोसोम है, तो इसका आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है ना, हेड पार्ट, नेक, मिडल पीस, टेल, इसका आइडिया आपको डिटेल होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद से जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए। इसमें जो स्टेजेस हैं, ठीक है, इसमें जो स्टेजेस हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है, या फॉलिकल्स हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आपको फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको रीडिंग करके, प्रिपेयर करके, और देन जो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक आपको समझना होगा। ठीक है, एक छोटा सा आपको मैं मैसेज दे रहा हूँ कि जो आपके 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका बोर्ड का एग्ज़ाम, मैंने सुना है कि एज इट इज़ जो उनका टाइमिंग होता है मार्च के 3rd वीक से, वैसे उसी टाइम पे एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है ना, टाइम चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप सीरियस नहीं होते हैं तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। और ये बोर्ड का जो 12th का एग्ज़ाम है, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, पूरे लाइफ टाइम इसका इफेक्ट आपके दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए अब आप सीरियस हो जाइए और आपको करना क्या है, बोर्ड के क्वेश्चंस आंसर्स को देखना है। बोर्ड के क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे और फिर उसके इस अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं देखते हैं और आपका ओनली आपका चैप्टर तैयार होता है तो उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। आप जब एग्ज़ाम के टाइम पे क्वेश्चंस देखेंगे तो किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना है या क्या लिखना है आपको पता नहीं होगा, तो उस समय आपका परफेक्ट आंसरिंग नहीं हो पाएगा और जिससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही आपसे एडवाइस है कि आप क्वेश्चन देख के और फिर प्रिपरेशन करिए। और आपको मैं बता दूं कि आज के डेट में बोर्ड के एग्ज़ाम में भी MCQ क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो फाइनली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस थोड़े से टफ हैं, ठीक है, बट करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा इंडिया और पूरे हिंदुस्तान का सारा बच्चा इस समय ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करना ही होगा, ऑनलाइन वीडियोस देखने ही होंगे और फिर नोट्स बनाने होंगे, नोट्स बना के फिर प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और कुछ भी नहीं रास्ता है आपके पास है। ठीक है, तो अभी आपका टाइम है कि अभी बुरे वक्त में आप अच्छे से जितना हो सकता है, जितना आपके पास कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को यूज़ करिए। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसके लिए आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है उसमें
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है वो है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, दैट मीन्स कि क्वाइटस सीमेन इज रिलीज बाय अ पेनिस इनटू द वेजाइना, ठीक है। वेजाइना का मतलब यहाँ पे है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। मतलब जब कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है, तो जो मेल साइड से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पेनिस बोलते हैं। पेनिस से सीमेन रिलीज़ होता है और ये रिलीज़ होके कहाँ जाएगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाएगा, ठीक है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक में सबसे पहले क्या आएगा, वेजाइना आएगा, ठीक है ना। तो वेजाइना में ये जाएगा सीमेन, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन सेकेंड पॉइंट, द मोटिलिटी, ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। देन सेकेंड पॉइंट है द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, ठीक है, इंटर इनटू द यूट्रस। आप सबको पता है कि सबसे पहले अगर बॉटम से देखें तो वेजाइना फर्स्ट होता है और देन उसके बाद से सर्विक्स होता है और सर्विक्स के बाद यूट्रस होता है, ठीक है। यूट्रस एंड फाइनली रिच द एम्पुलरी रीजन, ठीक है। एम्पुलरी रीजन इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आप सबको डायग्राम में मैंने बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम। आपको डायग्राम दिखाना ही होगा, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो, ये आपका क्या है, एम्पुलरी रीजन है, एम्पुला पार्ट है, और एम्पुला सेकेंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। और यहाँ पे जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, स्पर्म को जाना चाहिए। और स्पर्म कहाँ पे है, स्पर्म सीमेन में। और जब सीमेन वेजाइना में जाता है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, तो यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। यहाँ तक ये पहुँचता है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो भी पाथ है, उस पाथ में जो भी पार्ट्स आते हैं, ठीक है, उस पाथ में या उस पाथवे में जो भी पार्ट्स आते हैं उनका आइडिया होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट जो प्लेस है वो है वेजाइना, वेजाइना के बाद सर्विक्स है, सर्विक्स से फिर यूटरस की तरफ जाएगा, देन वो आएगा इस्थीमस, और इस्थीमस से फिर एम्पुला की तरफ जाएगा, ठीक है। एम्पुला की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि एम्पुला वो प्लेस है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एज पर एनसीईआरटी अगर डिस्कस करते हैं तो, ठीक है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इनटू द एम्पुलरी रीजन, ठीक है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आपको फिर से एक बार डायग्राम देखना होगा। आप देखो, ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी से जो ओवम निकलता है वो ओवम कहाँ पे जाएगा, इनफंडिबुलम में जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ फिम्बरी। फिम्बरी के हेल्प से ओवम जो है वो इनफंडिबुलम में जाएगा और फिर वहाँ से मूव करते हुए वो एम्पुला में जाएगा। कहाँ जाएगा, एम्पुला में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ओवम पहुँचा और यहाँ से स्पर्म जा रहा है, स्पर्म मूव करते यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। जाएगा कैसे ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि जब यहाँ से स्पर्म जाएगा तो किस प्लेस से पास होते हुए जाएगा, ठीक है, इसका आइडिया होना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ कि वेजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, देन इस्थीमस, देन एम्पुला। और ओवरी से ओवम निकला तो कहाँ जाएगा, इनफंडिबुलम में जाएगा बाय द हेल्प ऑफ फिम्बरी, और उसके बाद से एम्पुला रीजन में जाएगा। और यही वो प्लेस है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैंने नोट्स बना रखा आपके लिए उसको देखते हैं। मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया कि द मोटाइल स्पर्म स्विम रेपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। अभी जस्ट डायग्राम में देखा आपने, सर्विक्स में जाता है, इंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मेरा जो भी वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई डाउट भी होता है तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम आपके अपने पास रखिए, उसको देखते रहिए स्टेटमेंट के साथ साथ, क्योंकि ये टोटली प्रोसीजर बेस्ड है। और अगर आपको डायग्राम का आइडिया नहीं होगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन कहाँ पे जा रहा है, किसका कहाँ फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार, उसके बाद से इस लेक्चर को आप प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। और वैसे डायग्राम को आप साथ में रख भी सकते हैं, लेकिन एट लास्ट आपको तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी डायग्राम की। प्रैक्टिस नहीं करेंगे डायग्राम की तो पॉसिबल नहीं है इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स पाना, क्योंकि इस चैप्टर में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम का अगर आइडिया है तो बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट,
ठीक है। और कुछ थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन लर्न करना पड़ेगा, डायग्राम और इन्फॉर्मेशन के बाद ये चैप्टर एकदम कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन एक बार फिर से हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड इनटू द एम्पलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो एज पर एनसीईआरटी एम्पलरी रीजन में होगा। कहाँ पे होगा, एम्पलरी रीजन में, ठीक है। जो आपका प्रीवियस एनसीईआरटी था वहाँ पे था आंसर क्या, फर्टिलाइजेशन का जो प्लेस था वो था इस्थेमस एम्पुला जंक्शन, ठीक है। इस्थेमस एम्पुला जंक्शन था, ठीक है। और अभी चेंज हो गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में बहुत सारे करेक्शंस 3 इयर्स पहले हुए थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो आंसर है वो है एम्पुलरी रीजन, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब ओवम और स्पर्म दोनों ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे जाएंगे, दोनों ट्रांसपोर्ट होके एम्पुलरी रीजन में जाएंगे, एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस क्वाइटस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये समझना है कि अगर टाइमिंग सही नहीं हुआ ओवम और स्पर्म का एम्पुलरी रीजन में पहुँचने का, तो ये जो क्वाइटस हुआ है, ठीक है, वो फेल हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर दोनों सेम टाइम पे एम्पुलरी रीजन में पहुँचेंगे तभी उसका कोई सिग्निफिकेंस निकल पाएगा, अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकलेगा। एक बार सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस ये बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हर बार तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि राइट टाइम पे ओवम और स्पर्म पहुंच पाएँ, ठीक है। एक मेल और फीमेल या एक कपल में बहुत बार कई बार जो है क्वाइटस होते हैं, कॉपुलेशंस होते हैं, लेकिन हर बार फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन के चांसेस तभी होंगे जब ओवम और स्पर्म का जो है टाइमिंग सेम होगा, ठीक है। एम्पुलरी रीजन में पहुंचने का टाइमिंग सेम होगा तभी फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये फोर्थ पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। ऐसे सारे पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम। ये तो सिंपल है, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूज़न है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना होगा आपको, ठीक है, इसको समझना होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको oogenesis का आइडिया होना चाहिए। oogenesis आपने पढ़ा है, oogenesis में आपने देखा था कि ओगोनिया से प्राइमरी oocytes बनता है, देन प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes बनता है और सेकेंडरी oocytes से ओवम बनता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये समझना है आपको कि जब ओवरी से जो ओवम है वो एक्चुअली ओवम नहीं निकलता है, यहाँ से सेकेंडरी oocytes निकलते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूँ कि ओवरी से ओवम से पहले वाला जो स्टेज होता है सेकेंडरी oocytes, वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आता है और धीरे धीरे उसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता रहता है। जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है, जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है, उसके बाद से सेकेंडरी oocytes कन्वर्ट होता है ओवम में, सेकेंडरी oocytes कन्वर्ट होता है ओवम में, ठीक है ना। मतलब सिंपल है कि यहाँ से निकलेगा तो सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में निकलेगा और काफ़ी टाइम तक वो सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में होता है और जब फाइनली फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तो उस टाइम सेकेंडरी दैट मीन्स कि सेकेंडरी oocytes ओवम में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द या एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये कन्वर्जन होता है। अदर ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था बताना, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी में ऐसे ही डिस्कस है, ठीक है, और ऐसे ही होता भी है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने अलग लिखा है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। इस पेज का जो लास्ट पॉइंट है, सेकेंडरी oocytes कैन बी फर्टिलाइज ओनली विद इन 24 आवर्स आफ्टर इट्स रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। मतलब ये है कि
ओवरी से जब सेकेंडरी oocytes निकलता है तो उसको पहुंचना कहाँ पे है, उसको पहुंचना है एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। अगर वो एम्पुलरी रीजन में 24 आवर्स में पहुंच जाता है देन फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। सपोज दैट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दोनों का टाइमिंग सेट नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये देखिए आप, इफ़ नो फर्टिलाइजेशन अकर देन द सेकेंडरी oocytes डीजनरेट, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से तो उस कंडीशन में होगा क्या, जो सेकेंडरी oocytes बना है वो एम्पुलरी रीजन में जाकर वहाँ पे डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उसको क्या होना था, वहाँ पे उसको फर्टिलाइज होना था स्पर्म के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे स्पर्म तो राइट टाइम पहुँचा नहीं, और राइट टाइम नहीं पहुँचा तो सेकेंडरी oocytes कुछ टाइम तक वेट करेगा और फिर वहाँ पे डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ठीक है। ये तो आप सबको बताया ही था मैंने, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगा जब नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल रन करेगा, ठीक है। जब किसी भी फीमेल का नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहेगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया दैट मीन्स कि उसके अंदर प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है ना। ये चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना ही क्या है, इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली आते हैं 28 to 29 डेज़ के बाद, वो अगर आ रहा है दैट मीन्स कि हमारा जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है दैट मीन्स कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी होगी। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स में, जिसमें फर्स्ट इवेंट था आपका मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड था फॉलिकुलर फेज, देन ओवुलेशन फेज, ठीक है, और देन आपका था ल्यूटियल फेज। तो ये फेजेस थे, ये फेजेस नहीं हो पाएंगे जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, तो ये भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बाय द वे अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, द कार्पस ल्यूटम, ठीक है। कार्पस ल्यूटम कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने कार्पस ल्यूटम को यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। कार्पस ल्यूटम है, ठीक है। कार्पस ल्यूटम याद है ना आपको, जब ओवुलेशन हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से ओवा जब रिलीज हो जाता है, तो रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कार्पस ल्यूटम, ठीक है। और ये जो कार्पस ल्यूटम है ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन स्ट्रांगली तब ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। आपको बताया था कि प्रेगनेंसी को ये पॉजिटिव बनाने में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करता है। तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस आपको बता रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंस है, ठीक है, तो कार्पस ल्यूटम क्या होगा, डीजनरेट होगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कार्पस ल्यूटम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, और प्रोजेस्टेरॉन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब प्रेगनेंसी होती है, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और उस कंडीशन में कार्पस ल्यूटम जो है वो डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको मैंने बताया था कि एंड्रोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, वो भी क्या होगी, डिसइंटीग्रेट करेगी, वो भी क्या होगी, डिसइंटीग्रेट करेगा, लीडिंग टू मैच्योरेशन मार्किंग अ न्यू साइकिल, ठीक है। अगर वो डिसइंटीग्रेट होगा दैट मीन्स कि नेक्स्ट 28 डेज के बाद अगेन न्यू साइकिल आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। न्यू साइकिल फिर से आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जो है जब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता रहेगा, 28 और 29 डेज के बाद वो रिपीट होता रहेगा। और बाय द वे फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, और वहाँ से स्टार्ट क्या होगा आपका, वहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन, देन उसके बाद से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, देन इम्प्लांटेशन, ये सब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको सारा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें।
आपके सामने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सिंपल पॉइंट है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपसे। आप देख सकते हैं साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। ये अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है। जब साइकिल लगातार मेंटेन होगा 28 आर 29 डेज़ के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर रिपीट हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन स्टेप आ रहा है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन स्टेप आपको बताया था ना, फर्स्ट स्टेप होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव जो फेज़ है वो नॉर्मल है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव फेज़ नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी हो चुका है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरली द स्पर्म मूवमेंट्स आर असिस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखो आप डायग्राम में, यहाँ इस तरीके से वीडियो लेक्चर बनाने का बेनिफिट है कि आपको सारे पॉइंट्स जो है बार बार डायग्राम में समझ में आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्या है, डायग्राम है यूट्रस का, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं ये डायग्राम है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म यहाँ पे आया, ठीक है। स्पर्म जो है स्टार्टिंग में जो आगे शिफ्ट करता है वो किसके हेल्प से शिफ्ट करता है, यूट्रस के हेल्प से शिफ्ट करता है, ठीक है ना, यूट्रस के हेल्प से ये शिफ्ट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फ्लैपियन ट्यूब्स का भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्लैपियन ट्यूब का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पेशली जब इस्थेमस के आसपास पहुँचता है। तो ये जो इस्थेमस के वाला एरिया है, ये जो है स्पर्म को आगे शिफ्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से रोल जो है स्टार्ट हो जाता है स्पर्म का, ठीक है। स्पर्म जो है अपने आप से, ठीक है, इटसेल्फ वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, और फिर अपने आप से मूव करते हुए वो एम्पुला रीजन में जाता है, ठीक है, वो एम्पुला रीजन में जाता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, स्पर्म जब मूव करेगा तो स्टार्टिंग में यूट्रस हेल्प करेगा, देन फ्लैपियन ट्यूब का पार्ट हेल्प करेगा, ठीक है। फ्लैपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है स्टेमस, वो हेल्प करेगा। देन उसके बाद से स्पर्म इटसेल्फ वो अपना मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि स्पर्म में टेल होता है, ठीक है, उस वहाँ पे माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं स्पर्म में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से क्या होता है, एनर्जी बनती है, और एनर्जी बनने से क्या होता है कि स्पर्म का मूवमेंट इजीली हो सकता है, और फिर वो एम्पुला रीजन में पहुंच सकता है, ठीक है, और वहाँ पे फर्टाइजेशन इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको डायग्राम में समझा दिया मैंने। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग सेंटेंस को। सेंटेंस में मेंशन है आपका प्राइमरली द स्पर्म मूवमेंट्स आर असिस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड फ्लैपियन ट्यूब्स, ठीक है। यूट्रस और फ्लैपियन ट्यूब्स के हेल्प से शुरू में मूवमेंट करेगा, यूं यूं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। बट कुछ टाइम के बाद लेटर ऑन दे मूव बाय देयर ओन मोटिलिटी, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पर्म के मूवमेंट को लेकर। स्पर्म स्विम एट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 3 mm पर मिनट के स्पीड से ये मूवमेंट करेगा, ठीक है, थ्रू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट टू रिच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टू रिच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी शॉर्ट में पूछता है, ठीक है ना। कैपेसिटेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्म का एक्टिवेशन है, ये स्पर्म का एक्टिवेशन है, ठीक है। स्पर्म एक्टिवेशन क्या होता है, ध्यान देना होगा। जब स्पर्म का हेड पार्ट, हेड में आपको पता है ना एक्रोसोम होता है, क्या होता है, एक्रोसोम होता है। तो यहाँ पे एक्रोसोम बोलो या हेड बोलो, ठीक है। हेड पार्ट में कोटिंग होती है, कुछ जो है सब्सटेंस की यहाँ कोटिंग होती है, और उस सब्सटेंस को रिमूव कौन करता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से कुछ सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, उससे कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो स्पर्म के हेड पार्ट या स्पर्म के एक्रोसोम रीजन से वो कोटिंग के सब्सटेंस रिमूव करते हैं, ठीक है, कोटिंग के सब्सटेंस रिमूव करते हैं। और उससे ये बेनिफिट मिलता है कि ये जो आपका स्पर्म है ये प्रॉपर प्लेस पे जाकर रिकॉग्नाइज करे, प्रॉपर प्लेस पे जाकर ये रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि जो एक्रोसोम वाला एरिया है, एक्रोसोम हेड पार्ट पे है, तो वो जो पार्ट है ये एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से कोटिंग सब्सटेंस रिमूव होगा तो वो पार्ट एक्सपोज हो जाएगा,
तो यहाँ पे जो भी रिसेप्टर साइट्स हैं वो रिसेप्टर साइट्स अपने डेस्टिनी तक जाकर वहाँ रिकॉग्नाइज इजीली हो सकते हैं। और डेस्टिनी है क्या एक्चुअली में, किसी भी स्पर्म का डेस्टिनी क्या है, हो सकता है ओवम हो सकता है, वहाँ जाकर ये एरिया, ये जो पार्ट है वो इंटरेक्ट होगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि फ्यूज़न होता है, स्पर्म और जब ओवम मिलते हैं तो फ्यूज़न ही होता है, ठीक है ना। देन आगे देखते हैं, दस स्पर्म बिकम्स एक्टिव टू पेनिट्रेट द एग, ठीक है। जब ये एक्सपोज जाता है एरिया तो वो जाकर इजीली एग को पेनिट्रेट करता है। बट आपको बता दूं कि एग का जो पेनिट्रेशन होता है उसके लिए बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और इसको होने में नियर अबाउट 5 to 6 आवर्स लगते हैं, नियर अबाउट 5 to 6 आवर्स लगते हैं, नियर अबाउट 5 to 6 आवर्स लगते हैं, देन जाकर ये पेनिट्रेशन पॉसिबल होता है और वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जिसको आगे डिस्कस करूँगा मैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पर्म जो है हम लोगों ने क्या किया, उसका कैपेसिटेशन कर दिया। दैट मीन्स कि स्पर्म कैपेसिटेटेड हो गया। कैसा हो जाएगा स्पर्म, कैपेसिटेटेड स्पर्म हो जाएगा। और जब कैपेसिटेटेड स्पर्म हो जाएगा तो देन उसके बाद से क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगे। क्या होंगे, एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शंस के साथ साथ कॉर्टिकल रिएक्शंस भी होंगे, ठीक है। जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन फिनिश होगा देन उसके बाद से स्टार्ट होगा आपका कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन में आपको बताना होगा कि एक्रोसोम्स से कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन में इनिशियली हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में इनिशियली हेल्प करते हैं। और एक्रोसोम में जो एंजाइम है, यहाँ पे एक्रोसोम में जो एंजाइम है, ठीक है, वो एंजाइम जो है फर्टिलाइजेशन के इनिशियल टाइम पे हेल्प करते हैं। और उन एंजाइम्स को हम कलेक्टिवली वन वर्ड्स में क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्पर्म लाइजिन। क्या बोलेंगे, स्पर्म लाइजिन बोलेंगे। स्पर्म लाइजिन जो है ये इनिशियली जो है हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। और इन सब का जब हम रिएक्शन मेंशन करते हैं तो उसको वन वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, उनको वन वर्ड्स में हम एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका हाइलोनिडेज, ठीक है। हाइलोनिडेज क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। और इस एंजाइम का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। सिमिलरली कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम्स है, इसका भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है। देन है एक्रोसिन, इसका भी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के स्पर्म लाइजिन हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के स्पर्म लाइजिन हैं जो इस एक्रोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं और इनिशियल लेवल पर ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, इनिशियल लेवल पर ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको इनके फंक्शन समझना है, इनके फंक्शन आपको समझना है तो उसके लिए आपको ओवम का आइडिया होना चाहिए। एक सिंगल ओवम का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है और यहाँ पे भी मैंने बना दिया है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल मैंने बनाया है। एनसीईआरटी में कुछ लेवलिंग जो है वो मिसिंग है, एनसीईआरटी में कुछ लेवलिंग मिसिंग है, यहाँ पे सारे के सारे लेवलिंग है। यहाँ पे जो लेवलिंग है मैं डिस्कस करूँगा आउटर साइड से इनर साइड की तरफ, ठीक है। पहले हम आउटर साइड के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, देन हम इनर साइड के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ओवम में जो फर्स्ट जो आउटर लेयर है वो क्या है, कोरोना रेडियाटा है। क्या है, कोरोना रेडियाटा। ये जो दिख रहा है आपको ये कोरोना रेडियाटा है। और कोरोना रेडियाटा में ये आपके जो है सेल्स हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स और फॉलिकल सेल्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ग्रेनुलोसा और फॉलिकल सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, ठीक है। देन सेकेंड जो लेयर है वो क्या है आपका, वो है जोना प्लीस्यूडा। क्या है, जोना प्लीस्यूडा, ये वाली जो थोड़ी थिक है, ठीक है ना, ये जोना प्लीस्यूडा है। देन उसके बाद से जो रेड वाला ये लाइन दिख रहा है आपको, रेड वाली लाइन्स, ये क्या है, विटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या है, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। देन ये जो है ये क्या है, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, जिसका यहाँ पे नेम जो है वो चेंज हो चुका है, ऊ प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, ऊ प्लाज्मा। ऊ प्लाज्मा जो है ओम के केस में बोला गया है, एक्चुअली ये होता है साइटोप्लाज्म है, बट ओम के केस में इसका नेम चेंज हो गया है, ठीक है। और ये आपका न्यूक्लियस एज इट इज़ है, ठीक है। कहने का मतलब ये सारे के सारे जो लेबलिंग आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये लेबलिंग किसके हैं, ओम के हैं। और इसमें आपको ऑर्डर समझना होगा, इसमें आपको ऑर्डर समझना होगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो पॉइंट ये है कि जो कोरोना रेडियाटा है, कोरोना रेडियाटा में जो है फॉलिकल सेल्स हैं और फॉलिकल सेल्स के बीच बीच में कुछ मटेरियल्स होते हैं, फॉलिकल सेल्स के
बीच बीच में कुछ सब्सटेंसेस या मटेरियल होते हैं, ठीक है ना। इन मटेरियल्स को क्या करना होता है, इन मटेरियल्स को ब्रेक करना होता है, ठीक है। इन मटेरियल्स को ब्रेक या उसकी लिसिस करनी होती है और देन जो है पेनिट्रेशन इजीली पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को कौन डाइजेस्ट करता है, इसको डाइजेस्ट करता है हायरोडेज एंजाइम, ठीक है। आपको थोड़ा और डिटेल कर दूं मैं कि जब आप हायरोडेज का फंक्शन पढ़ते हैं, हायरोडेज एंजाइम है, ठीक है। हायरोडेज एंजाइम जो है ये किसको ब्रेक कर सकता है, हाइलुरोनिक एसिड को, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड कहाँ पे है, ये प्रेजेंट है बिटवीन फॉलिकल सेल्स, ठीक है। फॉलिकल सेल्स के अंदर, फॉलिकल सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस है, इस स्पेस में हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। और हाइलुरोनिक एसिड एक्चुअली क्या होते हैं, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। ये क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसको मैंने डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस पर्टिकुलर हाइलुरोनिक एसिड को कौन डाइजेस्ट किया, हायरोडेज एंजाइम किया। और ये हायरोडेज एंजाइम जिसको डाइजेस्ट किया वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो ये सब्सटेंस में प्रेजेंट है। और ये सब्सटेंस कहाँ पे है, सब्सटेंस जो है ये कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं, उन सेल्स के बीच का जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में ये हाइलुरोनिक एसिड है और इसी को हायरोडेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। देन सेकंड पॉइंट है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम में वन वर्ड्स में आपको बोलना है कि जो भी यहाँ पे कोरोना रेडिएटा में जो भी है उसको डाइजेस्ट करता है कौन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। और वो भी हेल्प करेगा किस में, एक्रोसोमल रिएक्शंस में। दैट मीन्स कि इनिशियली जब फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपरेशन होता है या जो भी रिएक्शंस होते हैं इनिशियली वहाँ पे ये हेल्प करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, एक्रोसिन। एक्रोसिन क्या करता है, एक्रोसिन जोना प्लिस्यूडा को डाइजेस्ट करता है। जोना प्लिस्यूडा क्या है, ये जो है सेकेंड जो थिक लेयर है, ठीक है, ये क्या है, जोना प्लिस्यूडा है, जिसको आप बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। क्या बोल सकते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। इसको डाइजेस्ट कौन करेगा, एक्रोसिन डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपका क्या था, एक्रोसोमल रिएक्शन का डिस्कशन था। एक्रोसोमल रिएक्शंस जो है किसके हेल्प से हो रहा है, स्पर्म लाइजिन के हेल्प से हो रहा है। स्पर्म लाइजिन ये 3 हैं आपके सामने। और स्पर्म लाइजिन कहाँ पे है, ये एक्रोसोम के अंदर है। और ये रिएक्शन कब होता है, आफ्टर कैपेसिटेशन। आफ्टर कैपेसिटेशन जब स्पर्म के हेड पार्ट में जो कोटिंग होती है, उस कोटिंग को जब हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो रिमूव होने के बाद जो फाइनली स्पर्म बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेटेड स्पर्म बोलते हैं। और कैपेसिटेटेड स्पर्म में एक्रोसोमल रिएक्शंस हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद से हम डिस्कस करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शंस में आपको क्या बताना है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना प्लिस्यूडा लेयर ऑफ द ओवम, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना होगा, डायग्राम को देखना होगा, ठीक है। ये आपका जोना प्लिस्यूडा है। क्या है, जोना प्लिस्यूडा, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। एंड इंड्यूस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, सपोज दैट एक प्लेन पेपर मैं ले लेता हूँ। ये आपका क्या है, ओवम है। ये ओवम का जोना प्लिस्यूडा है, ठीक है ना। ये ओवम का जोना प्लिस्यूडा है, ये जोना प्लिस्यूडा हो गया, जोना प्लिस्यूडा, ZP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस लाएगा। कौन चेंज लाएगा, जब स्पर्म आकर इंटरेक्ट होगा, ठीक है। स्पर्म में क्या है, एंजाइम्स है, और आकर इंटरेक्ट किया तो जोना प्लिस्यूडा में चेंज आया, ठीक है। ये तब बात करेंगे जब हम एक्रोसोमल रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्म जो है डिस्टर्ब किसको किया, जोना प्लिस्यूडा लेयर को किया, और उसके अंदर कुछ चेंज लाया, उसके अंदर कुछ चेंज लाया। और उस चेंज का एडवांटेज किसको मिलेगा, आने वाले एडिशनल स्पर्म को, ठीक है। जो एडिशनल स्पर्म आ रहे हैं उस चेंज के वजह से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विद द वन ओवम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पे होगा वर्क। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि जो फर्स्ट स्पर्म आया वो जोना प्लिस्यूडा में चेंज किया, और उसका एडवांटेज जो है ओवम को मिला। ओवम जो है एक सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, वो अदर
स्पर्म से फर्टिलाइज या एडिशनल स्पर्म से वो फर्टिलाइज नहीं होने देगा। ठीक है, यही मेन जो है डिस्कशन आपको किस में मेंशन करना है, आपको कॉर्टिकल रिएक्शन में आपको मेंशन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं सेंटेंस को। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म्स कम्स in contact with the zona pellucida layer of ovum and induce change in the membrane that block the entry of additional sperm. Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. ठीक है, ये लाइन मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो भी लाइन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें डायग्राम का बड़ा स्ट्रॉन्ग यूज़ है। ठीक है, अगर आप डायग्राम के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से इस टॉपिक में फंस जाएंगे आप। ठीक है, ओके, देन कॉर्टिकल रिएक्शन में सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, स्पर्म एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा। अभी जस्ट देखा आपने कि जोना पेलुसिडा के थ्रू जो है सिंगल जो है स्पर्म इंटर कर गया है, उसके साइटोप्लाज्म में चला गया है। और देन देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocytes। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन वही लाइन है जो मैंने oogenesis में आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब एम्पुलरी रीजन में ये भी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा चांस है यहाँ पे दिखाने का। एम्पुलरी रीजन में जैसी सेकेंडरी oocytes यहाँ पे पहुँचता है, यूँ गया यूँ आया, यहाँ पहुँचा। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे क्या है, स्पर्म आ गया है उसी सेम टाइम पे। ठीक है, और उसी के पहुँचने से पहले या ऐसे बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पे क्या होता है, सेकेंडरी oocytes ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocytes ओवम में कन्वर्ट होगा, देन इमीडिएटली क्या होगा, स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएगा ओवम से। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे ओवम बनेगा उसी टाइम पे स्पर्म जो है वो ओवम से फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइज करेगा और देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था आपके लिए। ठीक है, सारी लाइनें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। स्पर्म एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा। ठीक है, मतलब स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर किया तो क्या हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ इसको देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। ठीक है, जो ओवम बनना है, ओवम जब बनता है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ऑफ सेकेंडरी oocytes। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल। ठीक है, ये तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes बनता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, डिवीज़न होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। और जब सेकेंडरी oocytes से ओवम का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे भी मियोटिक डिवीज़न होता है और वहाँ पे भी जो है अनइक्वल होता है। ठीक है, तो दो बार जो है अनइक्वल डिविजन्स होता है तो पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं। और पोलर बॉडी का कोई यूज़ नहीं है, वो डिजनरेट कर जाते हैं। ठीक है ना, अगर यूज़ होता है तो फिर वो भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन का ओनली किसके साथ पॉसिबिलिटी है, ओनली oocytes के साथ पॉसिबिलिटी है। प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा और साथ में सेकेंडरी oocytes बनेंगे। देन सेकेंडरी oocytes का फर्दर डिवीज़न होगा तो ओवम बनेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी oocytes से जब डिवीज़न होगा तो सेकेंडरी oocytes बनेगा और साथ ही में क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये एज इट इज़ यहीं पे रहेगा और ये कुछ टाइम के बाद डिजनरेट कर जाएगा। बट सेकेंडरी oocytes फर्दर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में इन्वॉल्व होगा और देन वहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे जब डिवीज़न होगा तो ये अनइक्वल डिवीज़न होगा। अनइक्वल यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी अनइक्वल डिवीज़न होगा और यहाँ पे भी सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और ये भी डिजनरेट कर जाएगा। ठीक है, एक स्पेशलिटी मैं बता दूं कि जब oogenesis होता है तो सिंगल ओवम बनता है। ठीक है, एक सिंगल ओवरी में सिंगल ओवम का फॉर्मेशन होता है जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है 28 to 29 डेज में। ठीक है, बट जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्कस करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल स्पर्म आप देखिए यहाँ पे 4 बन रहे हैं, यहाँ पे 4 स्पर्म बन रहे हैं और यहाँ पे ओवम सिंगल बन रहा है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, और पोलर बॉडी डिजेनरेट होगा। पोलर बॉडी क्यों बनता है, क्योंकि अनइक्वल मियोटिक डिविजन्स 2 टाइम्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है,
अब सेंटेंस को एक बार देखते हैं यहाँ पे, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, आई थिंक समझ में आ गया होगा, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम, ठीक है, ऊटिड्स बोलते हैं ओवम को। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। तो आई होप कार्टिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद से होगा क्या, ठीक है, आपको पता है कि जाइगोट तो बन गया, ठीक है। अब जाइगोट के बाद क्या बनना है, एम्ब्रियो बनना है, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे डिविजन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। डिवीज़न से अच्छा होगा बोलना क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्लीवेज प्रॉपरली जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। माइटोटिक डिवीज़न हम बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे जाइगोट बनता है तो क्लीवेज होता है, वो क्लीवेज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है किसके, माइटोटिक डिवीज़न के, ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न के सिमिलर होगा, बट एग्जैक्टली वो माइटोटिक डिवीज़न होता नहीं है, एग्जैक्टली वो माइटोटिक डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। बट एनसीईआरटी ने यूज़ किया है माइटोटिक वर्ड, आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म यहाँ पे है वो क्लीवेज है। क्लीवेज अगर यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि आपको नॉलेज है, ठीक है, आपको नॉलेज है एम्ब्रियोलॉजी का। तो आप देखिए यहाँ पे द माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट, आपको बताया कि जाइगोट बन गया है, अब जाइगोट में क्या हुआ, डिवीज़न होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे सपोज दैट ये एक सिंगल जाइगोट बना, जाइगोट आप सबको पता है कि डिप्लॉयड होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज एग होता है, क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है, और इसके बाद से कंटिन्यूस डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने के बाद 2 सेल स्टेज आएगा, देन आपके 3 सेल स्टेज आएंगे, ठीक है, देन इसके बाद से 4 सेल स्टेज आएंगे, ठीक है, 4 सेल स्टेज आएंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है जो डिवीज़न होगा उस डिवीज़न के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ठीक है, 16 सेल स्टेज, और ये जो सेल बनेंगे इनको हम क्या बोल सकते हैं, इन जनरल इसको हम डॉटर सेल बोल सकते हैं, डॉटर सेल इसको बोल सकते हैं। बट एम्ब्रियोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो इसको आप बेटर होगा ब्लास्टोमियर बोलें, क्या इसको बोलेंगे आप, ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे, ठीक है। और ये ब्लास्टोमियर्स क्या है, डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, जो क्लीवेज या माइटोटिक डिवीज़न से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट एज ए जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थीमस ऑफ ओविडक्ट। ये लाइन थोड़ा ध्यान देना आप लोग डायग्राम में, देखो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद से शिफ्टिंग होगा जाइगोट का या फर्टिलाइज एग का शिफ्टिंग होगा इस्थीमस की तरफ, टूवर्ड द इस्थीमस, ठीक है, और देन वो लास्ट में कहाँ पहुँचेगा, यूट्रस में, और यूट्रस में जाने के बाद से एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, एम्ब्रियो का यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, द माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट एज ए जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थीमस ऑफ ओविडक्ट, ठीक है, इसको फ्लैपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। और डिवीज़न जो है, डिवीज़न को आप बेटर होगा क्या बोलना, क्लीवेज टूवर्ड द यूट्रस, ठीक है, इस्थीमस से यूट्रस की तरफ जाएगा, और उसी टाइम पे 2 सेल स्टेज आएगा, 4 सेल स्टेज आएगा, 8 सेल स्टेज आएगा, 16 सेल स्टेज आएगा, जिसको हम इंडिविजुअली जो डॉटर सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोल सकते हैं। जो भी यहाँ सेल बन रहे हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ब्लास्टोमियर में क्या है कि 8 to 16 वाला होता है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर वाला जो होता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं मारूला, ठीक है। एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि सपोज दैट 1 सेल स्टेज है, देन 2 सेल स्टेज है, देन 4 सेल स्टेज है, देन 8 सेल स्टेज है, ठीक है, देन 16 सेल स्टेज है। तो 8 to 16 सेल स्टेज जो होगा, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, मारूला स्टेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मारूला स्टेज, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। और इसके बाद से जो आएगा स्टेज, ठीक है, इसके बाद सपोज दैट 32 आ गया, 32 सेल स्टेज या 64 सेल स्टेज आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ब्लास्टोसिस्ट। ये लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। आप देख सकते हैं द मारूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को हम ब्लास्टूला भी बोलते हैं, ब्लास्टूला,
ठीक है। ह्यूमन के केस में स्पेसिफिक इसका नेम हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, इसको आप ब्लास्टुला भी बोल सकते हैं, ठीक है। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, ठीक है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कहाँ पे पहुँचेगा, यूट्रस में पहुँचेगा। यूट्रस आप सबको आइडिया है यूट्रस का, ठीक है। ये क्या है आपका यूट्रस है, यूट्रस में पहुँचा और वहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे आपने देखा कि ब्लास्टोमियर तो यहाँ फॉर्म हो गया, ठीक है, ब्लास्टोमियर तो यहाँ फॉर्म हो गया है, बट ब्लास्टोमियर्स जो सेल है, ठीक है, एक्चुअली क्या है, ब्लास्टोमियर सेल है, तो इन सेल का एक अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे कोई भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं और सेल का एक अपना पोजीशन होता है। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स जो सेल हैं, ब्लास्टोमियर सेल्स का यहाँ अरेंजमेंट हुआ और अरेंजमेंट में एक है आपका पेरिफेरल पार्ट, एक क्या है आपका पेरिफेरल पार्ट है, और उसके नीचे क्या है आपका इनर सेल मास है, इनर सेल मास है, ठीक है। ये जो एरिया है इनर सेल मास का है, ऊपर वाला जो एरिया है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये जो पेरिफेरल जो सेल्स का लेयर दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में आउटर लेयर मैंने बोल रखा है, और इसके नीचे क्या है, इनर सेल मास है, इनर सेल मास है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये यूट्रस के एंड्रोमेट्रियम से अटैच रहता है, यूट्रस के एंड्रोमेट्रियम से ये अटैच हो जाता है, और जो इनर सेल मास होता है वो जो है वो एक तरीके से क्या है, एम्ब्रियो का प्रीकर्सर है। एम्ब्रियो जो डेवलप होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअली किससे होता है, तो आंसर होगा इनर सेल मास से, ठीक है। इनर सेल मास जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये क्लीवेज इनके अंदर होता है और ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो के बाद फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन के बाद से एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये जो डिटेलिंग है बॉडी का फॉर्मेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अभी जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या नीट के अकॉर्डिंग उसमें इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इनर सेल मास जो है प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो है, हमारे बॉडी का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी से फॉर्म हो रहा है, इसी सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है, डिविजन्स होते हैं, तो हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर का लेयर है, ये जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट का, ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम से ये अटैच होता है। अटैच मतलब कि ये ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट होते हैं, और जब कनेक्ट होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रस सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। यूट्रिन जो वॉल होती है, ठीक है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो डिवाइड होती है और कवर किसको करती है, ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट वाला एरिया है, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था ना कि 16 से 32 सेल स्टेज जब आएगा तो ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को जो है कवर कौन करेगा, यूट्रिन सेल करेगा, यूट्रिन वॉल करेगा, ठीक है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो करेगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, ठीक है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम लेयर में क्या होंगे, एम्बेडेड हो जाएंगे, मतलब धंस जाएंगे, इस तरीके से धंस जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, ठीक है। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो गया और देन वहीं पे हम बोलेंगे कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है किसी भी ओवम का, और फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें डिवीज़न भी हो जा रहे हैं, बट इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, ठीक है। उस प्रेगनेंसी को आप नेगेटिव बोलेंगे, और अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो उसको आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्लीवेज के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। क्लीवेज ब्रिंग्स अबाउट, क्या क्या क्लीवेज लेके आता है, क्या क्या करेगा वहाँ पे, इसको देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है क्लीवेज का, एक तरीके से एडवांटेज है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट एमंगस द ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स क्या है, डॉटर सेल्स हैं जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, ठीक है, और एम्ब्रियो जो है जाइगोट का नेक्स्ट स्टेज होता है, ठीक है। तो उसमें जो है ब्लास्टोमियर्स में साइटोप्लाज्म का अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लीवेज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट, इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच फैसिलेट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ठीक है। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर, जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें मोबिलिटी होती है, और मोबिलिटी से क्या होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होता है,
और मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो है नेसेसरी किसके लिए होता है, सेल डिफरेंशिएशन के लिए होता है। जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हमारे बॉडी में बनते हैं या डिफरेंट टाइप का फंक्शन उस सेल का है, वो उसके लिए नेसेसरी क्या है, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स है। अगर मार्फोजेनेटिक प्रॉपर हो रहा है इसका मतलब कि प्रॉपर सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, देन वो प्रॉपर जो सेल्स हैं वो प्रॉपर ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होंगे, देन ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद से फिर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से फॉर्म होगा, ठीक है। देन जर्म लेयर्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म्स का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा है तो आपको फॉर्मेशन ही पढ़ना होगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लीवेज में पढ़नी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका द रिस्टोरेशन ऑफ द सेल साइज, मतलब सेल की क्या साइज़ होती है इसको रिस्टोर करना, उसका साइज़ को मेंटेन करना होगा। देन इसके साथ साथ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी सेल के अंदर मेंटेन करने के लिए क्लीवेज जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेलर जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलर एम्ब्रियो। तो आप सबको पता है कि जाइगोट में डिवीजन कंटिन्यूअस होते हैं, क्लीवेज बार बार होते हैं, तो फाइनली क्या बनेगा, मल्टीसेलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लांटेशन अकर्स अबाउट 7 डे, ये लर्न करना, 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7 डे के बाद जो है, ठीक है, क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, वो क्या है, फंक्शन ऑफ जोना प्लूसिडा। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। जोना प्लूसिडा जो क्या है, ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन क्या है आप देख सकते हैं, प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एट एबनॉर्मल साइट, ठीक है। जब यूट्रस से ब्लास्टोसिस्ट कनेक्ट होता है तो हमेशा ध्यान ये देता है जोना प्लूसिडा कि वो प्रॉपर प्लेस पे हो, नॉर्मल प्लेस पे अटैच हो, अदर प्लेस पे अटैच ना हो। आपको पता है ना कि प्रेगनेंसी जब होती है तो प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लैपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है जो कि एबनॉर्मल माना जाता है। अगर प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो यूट्रस में होगा तो बेटर होगा, यूट्रस में प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है एम्ब्रियो का। अगर बाय द वे कभी कभी क्या होता है कि फ्लैपियन ट्यूब में जाकर इम्प्लांटेशन हो गया है एम्ब्रियो का, तो वो रॉन्ग होता है, वो कॉम्प्लिकेशन जो है जनरेट करेगा, ठीक है ना। और ऐसे प्रेगनेंसी को आप क्या बोलते हैं, इकोटोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे प्रेगनेंसी को आप क्या बोलेंगे, इकोटोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे ये समझना है कि जोना प्लूसिडा क्या करेगा, एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांटेशन को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, किसके इम्प्लांटेशन को, ब्लास्टोसिस्ट को। ब्लास्टोसिस्ट इज ए स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, और ये यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है आपका, ठीक है। तो आज का लेक्चर फिनिश हो रहा है, ठीक है। और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप एनी हाउ अपने मन को मनाइए, अपने आप को समझाइए और पढ़ने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे फ्यूचर में ये काम आएगा। और